पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ने के बाद अब हम यह पढ़ते हैं कि क्या इन पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन भी संभव है। तो बिल्कुल परिवर्तन इनमें संभव है। जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो उनमें परिवर्तन, जो उसके मुख्य कारक हैं वो तापमान और दाब हैं। तापमान और दाब के बढ़ने और घटने के कारण एक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि तापमान में किस परिवर्तन होने से किस तरह से उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर एक पदार्थ की एक अवस्था में उसके कणों की एक निश्चित गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा पर यह चीज डिपेंड करता है कि उसके कण कितनी गति करेंगे। जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं, ठोसों की गतिज ऊर्जा कणों की बहुत कम होती है। अब अगर हम उसे बाह्य ऊष्मा देते हैं और तापमान बढ़ाते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा के बढ़ने से जो ठोस होते हैं उनके कणों में कंपन स्टार्ट होता है। अब ठोस के कणों में अगर कंपन होगा तो एक अवस्था ऐसी आती है जब जो ऊष्मा है वो ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर जाती है और उस क्षण पे हमारा जो ठोस है वो उसके कण जो हैं वो आपका गति करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी नियत स्थान से इधर उधर गति कर देते हैं और उसी क्षण पे जो ठोस है उसका द्रव में परिवर्तन स्टार्ट होता है। तो उस न्यूनतम तापमान पर जिसमें ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है उस तापमान को हम कहते हैं उसका गलनांक, या इंग्लिश में उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। ठीक है, तो संगलन या गलनांक एक्चुअल में है क्या? ये है कि ठोस के कणों का के आकर्षण बल का सामर्थ्य कितना है, वो गलनांक को दर्शाता है। हम जानते हैं कि बर्फ का गलनांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो तापमान का मात्रक है वो SI मात्रक केल्विन होता है। तो अगर हम इसे केल्विन में लिखें तो केल्विन में हम इसे 273 केल्विन लिखते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मान जो है वो होता है 273 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक हो गया 273 केल्विन, जिसमें बर्फ जो है अवस्था परिवर्तित करके जल में परिवर्तित हो रही है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब बर्फ का जल में परिवर्तन स्टार्ट होता है तो उसके बाद ऊष्मा तो बढ़ती है लेकिन उसका तापमान नियत रहता है। ऐसा क्यों होता है? तब तक तापमान नियत रहता है जब तक कि पूरी बर्फ जो है वो पिघल के और जल में परिवर्तित ना हो जाए। उसका कारण यह है कि जो बर्फ वहां पे बची हुई है उसके बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए उस ऊष्मा की जरूरत पड़ती है और बर्फ उस ऊष्मा को, बर्फ के कण उसे अवशोषित करते हैं। इसी ऊष्मा को जो बर्फ द्वारा अवशोषित की गई है उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ऐसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। गुप्त का मतलब छुपी हुई, किसके अंदर? बर्फ के कणों के अंदर छुपी हुई हीट, उसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जो उन्होंने अवशोषित करी है। तो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उसकी प्रसुप्त ऊष्मा या ठोसों की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तो हमने बात करी कि जब सॉलिड जो है या ठोस जो है वो द्रव में बदल रहा है, लेकिन अगर हम उसे और ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? जब हम उसे और ऊष्मा देते हैं और वो ऊष्मा जो है द्रव के कणों के बीच में भी जो बल है, थोड़ा सा आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को भी पार कर जाती है पूरी तरह, तो वो बिल्कुल ही क्या कर देती है, उसकी गतिज ऊर्जा को कणों को द्रव के बढ़ा देती है और वो कण और तेज गति करने लगते हैं द्रव के, और वो कण जो है वो गति बहुत ज्यादा करने के कारण, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होने के कारण वो वाष्प में परिवर्तित होते हैं या गैस में परिवर्तित होते हैं। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव जो है, द्रव के कण गैस में परिवर्तित होते हैं, उस न्यूनतम तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वथनांक है। अब हमने क्या कहा कि आपको हम जानते ही हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, क्वथनांक होता है। किसका? वाटर का, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक है।
अगर हम इसे केल्विन में बदलें तो मैंने कहा कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में हम क्या करेंगे, 273 केल्विन को ऐड कर लेंगे, तो जो हो जाएगा आपका 373 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो ये एक प्रक्रिया है जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि ठोस को अगर आप ऊष्मा देते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वो उसके कणों की, और आकर्षण बल कम होता है तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। द्रव को अगर और ऊष्मा देते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होता है। इसके अलावा गैस को अगर हम शीतल करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तापमान को कम करें, तो वो क्या करता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो जलवाष्प है हमारी, उसे अगर हम कम टेम्परेचर पे रखें तो वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाता है, जल में कन्वर्ट हो जाता है। और उस जल को अगर हम और ज्यादा ठंडा टेम्परेचर करें तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और आकर्षण बल बढ़ेगा और हमारा द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद ये तो बात हो गई जब ठोस द्रव में और द्रव गैस में चेंज हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें हम जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो वो ठोस से द्रव में ना बदल के वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को जो ठोस से द्रव सीधा गैस में परिवर्तित हो रहे हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, या फिर इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब द्रव में परिवर्तित हुए बिना कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे कपूर है, तो कपूर को हम क्या करते हैं, जैसे ही जलाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, सीधा गैस में परिवर्तित होता है। तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, सब्लिमेशन का उदाहरण है। इसके अलावा एक चीज ये भी होती है, जब गैसें जो हैं द्रव में परिवर्तित ना होके सीधा ठोस में परिवर्तित होती है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है, इसका अगर हम उदाहरण देखें तो सर्दियों के दिनों में जो हमारी विंडो होती है, कांच की खिड़कियां होती हैं, वहां पे जलवाष्प बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है अत्यधिक ठंडा होने के कारण। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण या फिर डिपोजिशन, जहां पर द्रव गैस द्रव में परिवर्तित ना होकर ठोस में परिवर्तित हो रही है। तो ये बात हो गई तापमान परिवर्तन की। अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और अवस्था में परिवर्तन होगा, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, और इसके जैसे कम होगा तो इसके विपरीत होगा। अब हम बात करते हैं कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है अवस्था परिवर्तन के पदार्थ की। तो दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है, हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हमने देखा कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में, या जो ठोस होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है, और जो गैसें होती हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। अब क्या है कि अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम दाब बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने ज्यादा दाब लगाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर दाब हम जितना ज्यादा लगाएंगे कण उतने पास में आएंगे, और कण जितने पास आएंगे तो अवस्था परिवर्तन होगा गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। अगर हमने किसी गैस पे जो है दाब लगाया तो वो क्या होगा, वो गैस के कण आपस में, उसके रिक्त स्थान कम होंगे और वो गैस में ठोस में परिवर्तित हो सकते हैं। और अगर दाब के अनुसार वो गैस में भी, लिक्विड में भी या द्रव में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव में और द्रव गैस में परिवर्तित होते हैं, लेकिन दाब बढ़ाने पर गैस जो है वो द्रव में और द्रव ठोस में परिवर्तित होते हैं। इसका एक हम उदाहरण देख सकते हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर उसको हम उच्च दाब पर रखते हैं तो वो एक ठोस के रूप में रखी जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। लेकिन वो गैस कब है, जब वो वायुमंडलीय दाब पर है, या फिर जिसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर है। तो उस समय क्या होता है कि वो गैस के रूप में होती है, लेकिन उच्च दाब पर वो, उसके कण आपस में पास में आ जाते हैं और वो ठोस के रूप में होती है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक दाब, ये एक मात्रक है दाब का, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो पास्कल है। तो पास्कल जो है एक एटमॉस्फेयर का जो इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं इससे कि अगर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो इस घटना को हम कहते हैं संगलन, ठीक है, या फिर यहाँ पे मेल्टिंग इसे हम कहते हैं। और अगर द्रव ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं जमना या फिर फ्रीजिंग। अगर द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो उसे हम संघनन कहते हैं, या उसे कंडेंसेशन इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद
ठोस अगर गैस में परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस अगर सीधा ठोस में परिवर्तित हो तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं, या जिसे डिपोजिशन भी कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण की। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ना तो दाब की जरूरत पड़ती है और ना ताप की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब भी पदार्थ अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? जैसे हम देखते हैं कि कभी जल कहीं पे पड़ा होता है, किसी जमीन पे जल पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ अपने आप ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। या फिर कपड़े जब हम सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े अपने आप सूख जाते हैं, लेकिन वहां पे हमने तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं करा, लेकिन वो फिर भी सूख गए। तो इस प्रक्रिया को जब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, जल जो है वो गैस में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। तो इसके कुछ कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जैसे सतह बढ़ने पर, सतह जितनी ज्यादा होती है वाष्पीकरण उतना ज्यादा होता है। उसके बाद तापमान अगर ज्यादा होगा तो हम देख ही चुके हैं कि गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसके अलावा आर्द्रता में कमी, आर्द्रता मतलब जो हमारी वाष्प वातावरण में मौजूद है, अगर वातावरण में ज्यादा वाष्प मौजूद होगी तो किसी पदार्थ का या जल का वाष्पीकरण कम होगा, और अगर कम वाष्प होगी, अगर कम आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। उसके बाद वायु की गति जितनी तेज होती है वो उतना ही वाष्प के कणों को अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, तो उससे वाष्पीकरण की गति बढ़ती है। इसके बाद ये तो बात हो गई ठोस, द्रव और गैसों की। लेकिन अभी क्या है कि जो आधुनिक विज्ञान में पदार्थ के 3 पदार्थों को न मानकर पदार्थों को 5 रूप में माना गया है। ठोस, द्रव, गैस तो अवस्थाएं हैं ही, इसके साथ 2 और अवस्थाएं अभी मानी गई हैं, जो कि एक प्लाज्मा होती है और एक होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है वो आयनीकृत गैस होती है। किसी गैस को आयनीकृत किया जाता है, कैसे भी करके उसे आयनीकृत किया जाए। जैसे नियॉन बल्ब होता है, तो नियॉन बल्ब में क्या है कि नियॉन गैस भरी होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है या आवेशित हो जाती है। तो ये आवेशित गैस क्या करती है? प्लाज्मा का निर्माण करती है और एक चमकीला पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और जो हमें प्रकाश देता है। ऐसे ही नियॉन बल्ब के अलावा जो हमारे तारे और सूर्य की चमक है वो भी एक प्लाज्मा का उदाहरण है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन ने इस पर बहुत प्रयोग करे और अगले पदार्थ की खोज में, अगले पदार्थ की अवस्था की खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद कार्नेल, कैट्रेल और वेमेन ने जो है इस पदार्थ की खोज की, जिसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम दिया गया। इसके बाद इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC किसे हम कहते हैं, वो है कि सामान्य वायु का जो घनत्व होता है उसके 1,00,000वें भाग के घनत्व के बराबर वाली गैस को हम लेते हैं और उसे हम बहुत ही ठंडे तापमान पर कंडेंसेशन उसका करते हैं, तब जाकर हमें पदार्थ की ये वाली अवस्था मिलती है जिसको नाम दिया जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये रहा था हमारे पूरा 2 पार्ट में हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये वाला चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें इसमें जो पढ़ने की जरूरत है वो ये कुछ मात्रक हैं, जैसे मात्रक इसमें से कई हम जानते हैं। तापमान का ऐसे मात्रक केल्विन है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, कई बार ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। भार का मात्रक जो है न्यूटन है, आयतन का घन मीटर है, घनत्व का जो है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर है और दाब का पास्कल है। तो थैंक यू।